देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी को नए भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 2014 से देश की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को नया विजन दिया, देश की सोच बदली, न्यू इंडिया का दुनिया के कोने कोने में प्रचार किया। राजनीति का मैदान हो या कूटनीति की विसात, देश नीति हो या फिर युद्ध नीति, नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को पटकनी दी है। दुनिया के सामने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। नया भारत न तो परमाणु धमकी से डरता है, बल्कि दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर है और आज ही के दिन साल 1950 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन यानी कि 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद का विलय भारत में किया था। मोदी सरकार 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी ने ये बात आज मध्य प्रदेश के धार में कही। 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना
उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा, जिन्हें दुनिया का प्रथम शिल्पकार कहा जाता है, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में बड़ी औद्योगिक शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऊर्जा मिलेगी। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित करने का संकल्प लिया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रण लिया। गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। नरेंद्र मोदी बीते 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन्होंने भी काम किया और जो लगातार काम करते चले आ रहे हैं, हर किसी के नजरिए में प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग ही छवि है, एक अलग अनुभव है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का शिल्पकार दिया है। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है।
देश लंबे समय तक मोदी जी की ये सिद्धियों को याद करेगा। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर बन भी गया, रामलल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों से ऐसी इच्छा रखते थे, संकल्प रखते थे कि इस देश में से धारा 370 चली जाए, मगर हमारी आवाजें तो बुलंद थी, हमें भी लगता था ये कैसे संभव होगा। देश ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। मित्रों, मैं मोदी जी को नेतृत्व में सालों से काम कर रहा हूं। 24 साल से मैंने देखा है देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, यानी कि डायमंड जुबली मना रहे हैं। 75 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है, जलवा बरकरार, बल्कि उसकी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मोदी 11.25 साल से भारत के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। लगातार 3 बार लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र मोदी पिछले 24 साल से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राजनाथ सिंह ने एक बेहद दिलचस्प बात बताई है। राजनाथ सिंह का कहना है कि 33 साल पहले ही वो समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी ही देश और बीजेपी के भविष्य हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि
इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय संगठन के काम करने में भी। मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे, जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं पहले ही कर ली हैं, मैंने मुख्यमंत्री वगैरह बनने के पहले ही जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस समय भी मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग, जिसे कहते हैं ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही है उनके अंदर। फिर दुनिया के कई देशों का बहुत पहले ही उन्होंने दौरा किया है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और उन देशों को, उस देश में रहने वाले लोगों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है, और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता। किसी भी संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं, और ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं। कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है तो आंसू मोदी की आंख से निकलते हैं। मोदी का ये राज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खोला है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मोदी से उनकी जो पहली मुलाकात है वो 1992-93 में हुई थी, जब बीजेपी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली थी। पहली मुलाकात में शिवराज सिंह चौहान को यह लगा था कि मोदी बेहद कठोर दिल के इंसान हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ वक्त बिताया, तो मोदी को लेकर उनका जो ये नजरिया था वो बदल गया। राम बन के आसपास हम पहुंचे, एकता यात्रा रोक दी गई, और बाद में तय हुआ कि डॉक्टर जोशी जी, नरेंद्र भाई सहित केवल 5 लोग जाएंगे। लोग उद्वेलित थे। मोदी जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कन्याकुमारी से ही यात्रा की व्यवस्थाओं में, अलग अलग कामों में दिन और रात जुटे हुए थे। तब तक मैं ये मानता था, मेरे समान कई लोग ये मानते थे, मोदी जी बड़े कठोर दिल के इंसान हैं। कठोर, घनघोर अनुशासन, समय पर काम, व्यवस्थित काम, ये उनका स्वभाव था। लेकिन जब मोदी जी बोले तो उन्होंने उल्लेख किया कि मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इस यात्रा के संयोजन में अलग अलग व्यवस्थाओं में दिनों रात जुटे थे। कन्याकुमारी से साथ चल रहे थे, उसके कई दिन पहले से यात्रा की तैयारियों में जुटे थे, और एक ही भाव सबके हृदय में था, लाल चौक पहुंचेंगे, श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराएगा, भारत माता की जय का उद्घोष होगा। लेकिन वो यात्रा रोक देने के कारण
और इस फैसले के कारण कि नहीं कोई आगे नहीं बढ़ेगा, श्रीनगर के लाल चौक नहीं जा पाए। वो रात भर सोए नहीं, बैठे बैठे रोते रहे, रात भर रोते रहे। गम एक ही था, दर्द एक ही था। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने। और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया, वो भावुक हो गए और कार्यकर्ताओं की हृदय की व्यथा उनकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। सभा में हमने मोदी जी को लगभग रोते हुए देखा और तब लगा कि ऊपर से कठोर लगने वाला इंसान कितने नरम दिल है, कैसा संवेदनशील हृदय है सीने में। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग हैं। संकल्प पूरा करने के लिए कठोर, दृढ़ संकल्पित, किसी भी सीमा तक जाने वाले, लेकिन हृदय से संवेदनशील, ऐसे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता, इस एक वाक्य ने 11 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। विरासत का सम्मान हो, ये केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को अपनी ओर आकर्षित करना, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर विरासत से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के और सुंदरीकरण के अभियान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि और भारत की परंपरा में सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले उन महापुरुषों के बारे में भी जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं, या अभूतपूर्व रहे हैं, अभिनंदनीय रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह हम लोगों ने कोविड कालखंड के अंदर भी महसूस किया।
गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी की गिनती दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में होती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये जो सफर है वो इतना आसान नहीं था। बचपन में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेची और आज वो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिनसे हर कोई प्रेरणा लेता है। फिल्म स्टार्स भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। जो आदमी दिन में 3 घंटे सोता है, जिसकी माँ भी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसके परिवार के कोई भी बाकी लोग गवर्नमेंट में है नहीं या कोई पद पे है नहीं, वो सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है कि हर वक्त उनके दिमाग में देश की भलाई है। और लोग उनकी पॉलिसी की निंदा कर सकते हैं या वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और वो कहते भी हैं। अगर मेरी पॉलिसी आपको ठीक नहीं लगे तो आइए और हमें बताइए कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये खुद कई बार पार्लियामेंट में कह चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रू लीडर का एक सही रूप है और मैं हमेशा अपने प्रधानमंत्री के साथ ही रहूँगा। मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगा और अगर मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो मुझे बड़ा गर्व भी होगा। अब मुझे याद आपके दिल में है, मेरे प्यार है, महसूस होता है कि मैंने आपका व्यवहार सबसे ही बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके दिल जीते हैं अपने। आपने भारत माँ को कहा ही नहीं, भारत माँ को माँ समझा भी है। इसीलिए आपने माँ से, अपनी भारत माँ से इतना प्यार किया है। दूर से भी आपको देखता था तो हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, 3 नंबर पे है या 4 पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन जितना विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा है, उतना ही उनकी दृष्टि धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्निर्माण से भी जुड़ी रही है। चाहे वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो या फिर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। और इसीलिए साधु सन्यासी हो या फिर सनातनी के ध्वजवाहक, हर कोई नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बता रहा है। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष है।
उस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में खेल के क्षेत्र में भारत की एक अलग ही पहचान बनी है। खेल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है, चाहे खेलो इंडिया प्रोग्राम हो या फिर फिट रहो मूवमेंट ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा वो। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया, तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, हैव ए वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। जब वो मिले थे तब उन्होंने बोला था कि उन्होंने यही वो चीज़ जो उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने यही बोला था, जितना भी आप आगे बढ़ो, कुछ भी करो, आपके साथ वाले बंदे को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको सबसे आगे रखना चाहिए। उनको आप पहले वो करो कि ग्रीट करो कि भाई थैंक यू सो मच, आपके वजह से मैं इस जगह पे पहुंच पाया या ये मैंने अचीव किया है। सो यस, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। मैं जब भी जाता हूँ जैसे आपने बोला कि कैप्टन, सो मैं जब कैप्टनशिप भी करता हूँ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ वालों को कैसे आप लेके चलते हो। एज ए कैप्टन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन आपका सही गलत ये सब होता रहता है, लेकिन आप उनको साथ में कैसे लेके जा सकते हो, कैसे साथ में ग्रो करेंगे, कैसे साथ में टीम चलाएंगे। सो ये चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के केंद्र में नरेंद्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इन चारों में एक बात कॉमन है, ये सभी नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, उनसे राय मशवरे लेते हैं। मोदी के 75वें बर्थडे पर वर्ल्ड लीडर्स में उन्हें विश करने की होड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength
as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. तो ये थी हमारी खास पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर।